हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक जो थे हम लोग के, जैसे कि बायट-सवार्ट लॉ और एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवार्ट लॉ, इनके कुछ एग्जांपल्स को। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला एग्जांपल जहां पर कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एक करंट एलिमेंट की वजह से। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है उसको पहले समझते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। ठीक है, ये एक एलिमेंट की बात हो रही है और ये एलिमेंट को हम लोगों ने बता दिया डेल्टा एल जो है वो एलिमेंट है कैसा, डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस में होगा ये। और ये किससे पता चल रहा है, क्योंकि ये आई कैप यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस डेल्टा एक्स आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे है। तो एन एलिमेंट दिस इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन में रखा गया एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। देखिए 10 एम्पियर जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत लार्ज होती है, और यही चीज यहां पर दी है कि एक बड़े से करंट की वैल्यू है और वो कितना है, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। यानी कि अगर हम एक कंसीडर करें कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जहां पर कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इधर ओरिजिन में यहां पर है एक करंट एलिमेंट, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स। कितनी है? डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा एक्स हमारी लेंथ है, इस पे फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का करंट, यानी कि ये जो है ये डेल्टा एक्स ये है एक करंट एलिमेंट। और बायट-सवार्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि एक जो करंट एलिमेंट होता है, अब देखो यहां पर ये डेल्टा एल लिखा हुआ है, वहीं पर हम लोग उसको डी एल लिख रहे थे। डेल्टा एल और डी एल में अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो डेल्टा है ये थोड़े बड़े से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बहुत छोटी, ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है ये वाला, यानी कि पॉइंट साइज है ये, और इस पर थोड़ा सा फाइनाइट साइज है, बस इतना फर्क है। यानी कि आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1 mm या 2 mm या 0.1 mm इस तरीके से, जबकि ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल मतलब बहुत छोटा डीएल एलिमेंट। और यहाँ पर ये, तो इस पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर का हो है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये एक करंट एलिमेंट है और यही यहाँ पर कॉज होगा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट होने के लिए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कहां पे करनी है, ठीक है, ये तो हो गया कि ठीक है ये कॉज है, इसकी वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट हमें फाइंड किस जगह पर करनी है। तो ये पूछा है क्या कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है वाई एक्सिस पे। तो देखो ये रखा हुआ है ओरिजिन पे, ये रखा हुआ है ओरिजिन पे, यहां पर ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ अगर हम लोग जाएं, और कितना जाना है 0.5 मीटर्स, तो हम लोग ने एक पी पॉइंट कंसीडर किया जो कि है 0.5 मीटर्स पर इस एक्स एक्सिस से, या कह लीजिए कि ओरिजिन से, या ये 0.5 मीटर्स पर है। ठीक है, और साथ में ये दिया हुआ है कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, डेल्टा एक्स यानी कि इस करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए कितनी में ये बात आती है कि क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हम लोग बायट-सवार्ट लॉ का यूज करके, जो उसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है, वहां से हम लोग आसानी से जो उसकी मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा बायट-सवार्ट लॉ को ऐसा पेपर में लिख के सॉल्व करके फिर डीएल क्रॉस आर करके ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। याद आया? पिछले लेक्चर में अभी डिस्कस किया था हम लोग ने कि जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है वो दो तरीके के होते हैं। एक में अगर मान लीजिए कि जो करंट की डायरेक्शन है उसको आप अपने राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन में आसानी से अगर पुट कर सकते हैं, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी राइट हैंड की वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि जो करंट है वो एक सर्कुलर लूप में इस तरीके से, तो आपके लिए आसान ये होगा कि जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स हैं उनको आप यहां पर पुट करें करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए। तो जब आप अपने राइट हैंड के कर्ल्ड फिंगर्स को यहां पर पुट करेंगे तो कर्ल्ड फिंगर्स कुछ ऐसे होंगी, ठीक है, कुछ ऐसी होंगी आपकी, और जो राइट हैंड का थंब होगा
वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां से सेंटर से ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, ये बात मैंने अच्छे से पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस पी पॉइंट पर। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो करंट एलिमेंट इधर हो गया, तो हम इसी डायरेक्शन पे अपने राइट हैंड के थंब को आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो जब इस डायरेक्शन में हम लोग अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे, तो अब जो हम लोग की कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो होंगी इस डायरेक्शन में, ऐसी ऐसी। यानी कि अगर बात की जाए तो इस करंट एलिमेंट के अराउंड ऐसा सर्कुलर लूप बनाते हुए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, ऐसा सर्कुलर लूप बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब देखो यहां से ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूं कि यहां से ओरिजिनेट कर रही हैं और इस पॉइंट पे जाके वो टर्मिनेट कर रही हैं। याद आया इसका रिप्रेजेंटेशन? ये जो पॉइंट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो डॉट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस प्लेन से कोई लाइन बाहर की तरफ आ रही है। ये जो प्लेन है इस प्लेन से बाहर तरफ मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, और क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर कोई लाइन जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर अगर एक डॉट बना हुआ है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से नीचे से एंटर कर रही है और ऊपर से बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट। या फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय ये करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आई या फिर बी, दोनों को ये रिप्रेजेंट कर सकता है डॉट। अगर यहां पर ऐसे क्रॉस बना होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से एंटर कर रही होगी और इधर से निकल रही होगी, ये प्लेन में इस तरीके से। तो सेम सेम चीज यहां पर भी है कि अगर ये एक प्लेन है तो ये देखो ये जो पी पॉइंट है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रही है कि बाहर तरफ निकल के आ रही है, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, तो ये हमें डायरेक्शन पता चल गया। अब बचा बायट-सवर्ट लॉ से हम लोग इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बायट-सवर्ट लॉ हम लोग का ये होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, dB का मॉड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल है मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार ये आइडियल है, तो इसका होना तो जरूरी ही है ही। अब ये जो आर है ये डिस्टेंस है इस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक जहां पर कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो करंट एलिमेंट देखो इधर है और हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो हाँ हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, कितनी कर रही है वो अब हम यहां से फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करके। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग ने देख लिया कि इधर किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और अगर राइट हैंड थंब रूल से यहां पर हम लोग नहीं निकाल पाते मैग्नेटिक फील्ड, कोई डायरेक्शन ही नहीं निकल के आती, यानी कि फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं। अगर हम लोग की कर्ल्ड फिंगर्स यहां पर पॉइंट आउट नहीं करती तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज है जिसको कि हम लोग अगले एग्जाम्पल में समझेंगे, बट अभी के लिए क्या करते हैं इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो dB इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होती है। आई की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर है, आई की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर है, और जो डीएल है, डीएल है हम लोग का डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर दिया था। और 1 सेंटीमीटर देखो सेंटी, यानी एक ये सेंटी एक तरीके का मल्टीप्लायर है, तो 1 इंटू, और सेंटी होता है 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू मीटर्स, ये कुछ ऐसे होगा, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, यानी कि डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद फिर इन सब की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। आर गिवन ही था, आर करंट एलिमेंट और इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो यहां से ये हमारा अभी फिलहाल परपेंडिकुलर है, जिस वजह से हम लोग ने 0.5 डायरेक्ट यहां पर पुट कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और ये जो थीटा है देखो, थीटा 90 डिग्रीज पे है ना ये, क्योंकि इधर ये एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वाई एक्सिस की तरफ है, और इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो हमें
करंट एलिमेंट और रेडियस के बीच का एंगल पता चल गया। बायट-सवार्ट लॉ में हमें ये थीटा वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम लोग ने यहाँ पर 90 डिग्री ये पुट कर दिया। तो जैसे ही इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को ये निकलकर मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से, जिसमें कि करंट 10 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है और यहाँ पर कितना है 1 सेंटीमीटर हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं इसकी, तो 0.5 मीटर्स वाइड एक्सिस की तरफ जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा, और जो डायरेक्शन होगी वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी। ये जो डॉट दिख रहा है ना, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इस प्लेन ऑफ पेपर से बाहर तरफ आ रही है। क्लियर? तो हम लोग ने ये कैसे निकाला कि किस तरफ आ रही है, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि मान लीजिए इसको, ये जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल की बजाय प्योरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो बायट-सवार्ट लॉ जो हम लोग का वेक्टर फॉर्म है वो हो जाता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, ये होता ऑन आर क्यूब, बिल्कुल होता। अब देखो जो r है, ये r वेक्टर वो है इस डायरेक्शन पे, और ये जो dl है वो है इस डायरेक्शन पे, यानी कि इसकी डायरेक्शन है आई कैप और इसकी डायरेक्शन है जे कैप। तो वही हम लोग ने लिख दिया कि dl क्रॉस r को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो dl क्रॉस r को जब यहां पर कैलकुलेट किया तो dl की जगह पर लिख दिया डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस वाई जे कैप। ठीक है, आर वेक्टर जो था हम लोग का इधर था, तो वाई डायरेक्शन पे ये लिख दिया वाई जे कैप। अब देखो यहां पर डेल्टा एक्स और वाई ये तो मैग्नीट्यूड है, ये बाहर आ जाएंगे। अब आई क्रॉस जे इनका होगा वेक्टर प्रोडक्ट, तो जब आई क्रॉस जे होता है तो वो निकल कर आता है के बराबर। ये आपको याद होगा, साइक्लिक हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि अगर आई है, यहां पर जे है और इधर के है, तो आई क्रॉस अगर जे करेंगे तो मिलेगा के, जे क्रॉस के करेंगे तो मिलेगा आई, के क्रॉस आई करेंगे तो मिलेगा जे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग को आई क्रॉस जे ये मिल गया है के कैप। तो सिंपली यहां से के कैप की डायरेक्शन इधर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर ही होगी, एक्स वाई और जेड बाहर तरफ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो है ये इधर बाहर की तरफ ही पॉइंट आउट हो रही है। ठीक है, यहां पर मतलब अगर जेड की बात करें तो जेड एक्सिस इस तरफ होगी, एक्स वाई और जेड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम लोग ने इस तरीके से भी निकाल सकते हैं बायट-सवार्ट लॉ का यूज करके, वरना आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप रिवाइज करना चाहें कि आई जे क्रॉस, मतलब आई क्रॉस जे करने में के कैसे मिला, तो ये कुछ ऐसा होता था कि आई जे और के है अगर, तो आई क्रॉस जे करिए तो मिलेगा के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे। इसी में अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे, इसी में अगर आपने उल्टा कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया अगर आपने, तो आपने एक चीज करी, आप चल गए उल्टा, और उल्टा को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो जे आई के बाद क्या आएगा, के आएगा, के कैप तो आएगा बट कैसा आएगा, उल्टा है, डायरेक्शन उल्टी है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस के। देखो आई क्रॉस जे करो तो के कैप, जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के लिए भी अगर हम लोग ने आई क्रॉस के कर दिया, ठीक है, आई क्रॉस के किया तो ये मिल जाता है माइनस जे। ठीक है, तो यहां से ये चीजें इसी तरीके से निकल के आ रही हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि ये क्या है। तो अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कि 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये कुछ ऐसा किया गया कि एक वायर थी स्ट्रेट, एक वायर थी स्ट्रेट। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो इधर बना हुआ है इसको आप भूलिए, ये जो इधर बना हुआ है इसको भूल जाइए कि यहां कुछ बना हुआ है। ठीक है, इधर देखते हैं।
तो एक स्ट्रेट वायर है जिसपे कि करंट 12 एम्पियर का फ्लो कर रहा था, एक स्ट्रेट वायर ऐसी थी, उस पर 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। उसको क्या किया गया, वेंट कर दिया गया एक सेमी सर्कुलर आर्क में, ठीक है, सेमी सर्कुलर अर्धवृत्ताकार ऐसे बना दिया गया, जिसपे कि जो इसका रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड एट बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस सेंटर पर कि कितनी होगी, हमें आगे बतानी है। बट मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है वो बी है, बी की वैल्यू हमें बतानी होगी आगे। बट मान लीजिए कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। अब गौर से देखिए इस पे, जो ये पूरा वायर है उसमें करंट यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेकर पूरा यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि डीएल छोटे 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 डीएल बहुत ढेर सारे होंगे, और हर एक डीएल की वजह से यहां पर कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। हमें ये चेक करना है सबसे पहले तो कि क्या हर एक डीएल की वजह से यहां पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो बस इसी चीज को हम लोग के पास इस क्वेश्चन में अलग अलग करके पूछा गया है। तो ये सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, ठीक है, इस स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी होगी। उन्होंने कह दिया, मान लीजिए कि यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, उन्होंने कह दिया बी है। अब पूछ लिया कि ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है, स्ट्रेट सेगमेंट, उसकी वजह से कि यहां पर कितना हिस्सा होगा, बी का क्या इसकी वजह से हिस्सा होगा। तो देखिए यहां पर गौर से अगर देखें तो ये जो पॉइंट है वो इधर है, ठीक है, जो इसका सेंटर है वो इधर है ये, और ये जो वायर है इसका डीएल का डायरेक्शन इधर है, डीएल का डायरेक्शन इधर, और डीएल से ये जो आर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ये जो आर कैप है वो भी इसी डायरेक्शन में है, या कह लीजिए जो आर वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में। आर वेक्टर क्या लेते हैं, डीएल से जिस भी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं वहां तक की डिस्टेंस होती है। तो डीएल और आर हमने बना दिए। अब डीएल क्रॉस आर अगर हम लोग चेक करें, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग चेक करें तो ये हो जाएगा डीएल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आर डीएल और साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में, आर भी इसी डायरेक्शन में, वो एंगल बन रहा है 0, यानी कि आर डीएल साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये आपको पता ही है कि साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि यहां पर ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 0। तो देखो डीएल क्रॉस आर प्रेजेंट होता है बायट-सवार्ट लॉ में, ठीक है, बायट-सवार्ट लॉ में ये वाला एक्सप्रेशन हमारा फाइंड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है इस स्ट्रेट वायर की वजह से वो हो जाएगा 0, क्योंकि डीएल और आर दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस वजह से इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है वो है 0। सिमिलरली इधर वाली जो वायर है उसके लिए भी होगा। कैसे, यहां पर डीएल की डायरेक्शन इधर है और आर की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू 0 ही होती है। तो जो स्ट्रेट वायर है इस जगह पर, उनका इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी क्वेश्चन में दी गई है कि इस पॉइंट पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो पूरी की पूरी इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से ही होगी। ठीक है, किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से। तो यही यहां पर फिर दूसरा क्वेश्चन था कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। देखो सिंपल सा ये है, इन्होंने यहां पर ये पूछा है कि किस तरीके से इस बी में, इस मैग्नेटिक फील्ड बी में कंट्रीब्यूशन होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क का, अगर हम लोग कंपेयर करें सर्कुलर लूप से। तो देखो सर्कुलर लूप में कंट्रीब्यूशन हर एक डीएल का होता है, तो अब यहां पर क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसके आधे के बराबर होगा, वो इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है, आधे के बराबर होगा। यानी कि हम लोग ने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था अपने पिछले लेक्चर में, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का,
उस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और उसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर सर्कुलर नहीं सेमी सर्कुलर है। ठीक है, बस इतना सा अंतर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा सी वाला कि लेट अस सपोज आपने ये जो बेंडिंग करी थी वो ऊपर ना बनाकर नीचे बनाई होती, बाकी डायरेक्शन वगैरह सब सेम है, तो फिर यहां पर पूरे क्वेश्चन को आप सेम रखते हुए ये बताएं कि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उसमें किस किस चीज का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, किस किस पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए, इसका जो पहला वाला आंसर है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि जो डीएल क्रॉस आर है उसकी वैल्यू 0 है, जिस वजह से इस स्ट्रेट सेगमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस पॉइंट पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड बी में। दूसरा जो इसका है वो ये है कि यहां पर जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, इस सेमी सर्कुलर आर्क में जो बायोट-सवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग ने एक सर्कुलर करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी सेंटर में, जो की थी कितनी हम लोग की μ0I/2r, इतनी थी। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ये थी एक पूरे सर्कल के लिए और यहां पर है हम लोग का सेमी सर्कल, बाकी चीजें सेम है, करंट आधे से ऐसे फ्लो होते हुए जा रहा है और कोई चेंजेस नहीं है, तो यहां पर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में 1/2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगी बी के बराबर, यानी कि सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से अगर उस पर आई करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी μ0I/4r। ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्रेट वायर तो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ये जो बी का एक्सप्रेशन होगा, बी इसके बराबर हो जाएगी μ0I/4r के। ठीक है, ये उसके बाद जो सी क्वेश्चन था कि अगर हम लोग इस तरीके से ना करके इस तरीके से रखें तो बाकी बिल्कुल सब कुछ चीजें क्या होंगी, सेम होंगी, बट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इनवर्ड थी, क्या थी, इनवर्ड थी, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर हो जाएगी। कैसे, आप राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, ये जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड यहां पर जो वायर है, ठीक है, ये जो एक आर्क बना हुआ है, ये जो वायर घूमी हुई है, इस वायर की डायरेक्शन में आप रख दीजिए अपनी राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर्स को। तो जब आप यहां पर अपनी कर्ल्ड फिंगर्स को पुट करेंगे राइट हैंड की, तो जो थंब है वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर तरफ पॉइंट आउट करेगा, यानी कि जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर तरफ जाएगी। और सेम चीज जब आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो जो थंब है आपका वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर तरफ आ रही होगी यहां से। बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, यहां तक बात समझ पे आ गई? तो ये था हम लोग का एक्सप्रेशन। तो ये देखिए डीएल क्रॉस आर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पर किसी गिवन करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब आता है हम लोग का एग्जांपल 3, जहां पर कि हम लोग को फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कंसीडर अ टाइटली बाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हम लोग ने एक कॉइल कंसीडर करी जिसमें कि 100 टर्न्स हैं। कितने हैं, 100 टर्न, और उस कॉइल का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस कॉइल का अगर हम लोग रेडियस की बात करें, इस कॉइल के रेडियस की अगर बात करें तो वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो कैपिटल आर है उसको हम लोग लिखना चाहें तो 0.1 मीटर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1 मीटर्स, ये हम लोग का रेडियस की वजह है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया टाइटली, टाइटली बाउंड। तो टाइटली बाउंड का क्या मतलब है, आप सोचिए कि अगर आपने एक वायर लिया और उसको ऐसे लपेटा, एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बनाया, तो वो जो सर्कल फॉर्म हो रहे होंगे, हर एक सर्कल का जो रेडियस होगा वो बराबर नहीं होगा अगर आपने उसको टाइटली बाउंड नहीं किया। अगर आपने उसको टाइटली लपेटा नहीं तो कोई सर्कल आपका इतना छोटा सा बनेगा और कोई सर्कल बड़ा बन जाएगा, हाँ या ना? तो उस केस में हर बार जो रेडियस होगी वो 10 सेंटीमीटर नहीं होगी। इसी वजह से यहां पर एक शब्द आया है टाइटली बाउंड, यानी कि आपने जितनी बार भी इसको लपेटा, ठीक है, आपने जितनी बार भी इसको लपेटा, ऐसे लपेटा कि हर बार
एक सर्किल अगर ऐसे बना तो दूसरा सर्किल भी इसी के जस्ट ऊपर बना और बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जिसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है करंट लूप, उस करंट लूप की जो रेडियस है वो फिक्स है हम लोग की। ठीक है, तो ये है यहाँ पर टाइटली बाउंड का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट है वो कितना है, आई हम लोग को दिया हुआ है 10 एम्पियर का, सॉरी 1 एम्पियर का, 10 एम्पियर है 10 सेंटीमीटर था, वो तो रेडियस थी। यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट गिवन है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल में देखो, इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बस हमारे पास एक्सप्रेशन है, उस पर हम लोग रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। खास बात यहां पर यह है कि देखिए हम लोग का जो एक्सप्रेशन निकला था वो सिंगल टर्न के लिए था, एक ऐसा सर्कुलर लूप था। अब यहां पर कॉइल है और यहां कॉइल यानी कि बहुत ढेर सारे टर्न्स हैं। कितने टर्न्स दिए हुए हैं, एन टर्न्स, और एन टर्न्स टाइटली बाउंडेड है, यानी कि यहां पर 100 करंट लूप रखे हुए हैं एक ही तरह के। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक करंट लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर उसके साथ। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो मैंने अभी ये किया एन आई, इस तरीके के एक्सप्रेशन हमें बहुत देखने को मिलेंगे, जहां पर ये होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ, और कह दिया जाए कि इस पे अगर n टर्न्स हो, कितने हो, n टर्न्स, n की संख्या कुछ भी हो सकती है टर्न्स की, वो वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आ गया वो निकल कर आ गया n टर्न्स के लिए। तो अब क्योंकि ये जो टर्न्स लग रहे हैं वो करंट के लग रहे हैं, एक बार करंट का सर्कुलर लूप ऐसे, फिर दोबारा, फिर तिबारा, 4 5 6 इस तरह करते करते 100 बार चक्कर लगे हुए हैं, और वो भी कैसे, टाइटली बाउंडेड। तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहां पर इस तरीके के माना जाएगा कि 100 करंट लूप्स, सर्कुलर करंट लूप रखे हुए हैं। तो सिंपली यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एन का मल्टीप्लाई करा देते हैं करंट के साथ। तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गया इसके लिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। म्यू नॉट अपॉन, म्यू नॉट की वैल्यू रखिए, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो ये रख दिया म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की वैल्यू दी है 100 यानी 10⁻²। आई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 एम्पियर का। ठीक है, जो करंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दी हुई है, तो ये रख दिया। और उसके बाद 2 हो गया ये, और जो आर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1 मीटर यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, जिसको कि यहां पर पुट कर दिया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से ये 2 इस 4 पाई वाले 4 को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 2 पाई। ठीक है, इधर से ये कट के, और 10⁻⁻1 से एक 10⁻⁻7 का -1 कट जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻6। ठीक है, ये कैंसिल आउट। उसके बाद 10⁻2 और ये 10⁻6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 10⁻4। तो 2 पाई इंटू 10⁻4, और पाई की अगर हम लोग 3.14 वैल्यू रख दे तो 6.28 इंटू 10⁻4 टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गई अगर हमारे पास एक कॉइल है जिसमें कि 100 टर्न्स हैं, और उस 100 टर्न्स की वजह से हमें यहां पर इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने बायट-सवार्त लॉ और उसका जो एप्लीकेशन था सर्कुलर करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के, उससे रिलेटेड हम लोग ने एग्जांपल्स को सॉल्व किया और समझा कि किस तरीके से बायट-सवार्त लॉ और जो हम लोग का सर्कुलर करंट लूप का जो एक्सप्रेशन था वो एप्लीकेबल होता है प्रॉब्लम्स पे। तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें थी समझ पे आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो इसके आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।